कौन सी इलस्ट्रेशन है ये हमारा? नहीं इलस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4.23, ICAI मॉड्यूल, और कौन सा चैप्टर है हमारा ये? इन्वेंटरीज। ठीक है, देखो जी, बेसिक डाउट है, सबको है, बार बार आ रहा है, तो एग्जाम में जाने से पहले देख लो। क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, यानी ये हनुमान ने जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई हैं, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट उसमें नजर आ रहा है। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹3,75,000, मतलब इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को 3,75,000 कंसिडर किया 31 मार्च 2020 को, और क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 कंसिडर करने के बाद इनका प्रॉफिट 6 लाख आ रहा है। सब्सिक्वेंटली बाद में द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स को स्क्रूटनी यानी स्क्रूटनाइज मतलब पूरे तरीके से खंगालने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये जो स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ ली है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। समझ में आई बात ही नहीं? और ये थोड़ी सी गड़बड़ी से हमको रियलाइज हुआ कि ये जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, कितने का प्रॉफिट? 6 लाख रुपए का, इस प्रॉफिट में भी गड़बड़ी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम सब जानते हैं कि क्रेडिट्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। 6 लाख रुपए का आया ना, ओ सॉरी 3,75,000 रुपये। ठीक, अब अगर इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत तरीके से बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आ रहा होगा, और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घट गई होगी तो ये प्रॉफिट आपका घटा हुआ नजर आ रहा होगा। तो अब देखो हुआ क्या है वो तो हमें चेक करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आती? और एक एक एडजस्टमेंट को समझ के हम अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहला जो गलती यहाँ पर हुई है वो ये हुई है कि परचेज जो थी वो 15,000 रुपये की, उसके लिए मतलब परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000। आपकी जितनी भी परचेजेस थी उसमें 15,000 की परचेजेस इंक्लूड है, लेकिन वो पेमेंट आपने परचेजेस के लिए नहीं करी थी, वो आपने न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए करी थी। समझ आई बात या नहीं आती? अब बस मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस कौन सी साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे। आपने लिख दिया होगा परचेजेस करके 15,000, है ना? तो कोई मसला नहीं सर, इससे प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि अगर आप इसे परचेजेस ना मानकर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ही मानते तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे या P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाता, और खर्चा तो वो भी होता, प्रॉफिट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ आई बात ये नहीं आती? लेकिन मेरे बच्चे बस ये बताओ, अगर आप इसे परचेजेस मान रहे हो कितने का? 15,000 रुपये का, तो फिर ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी तो आना चाहिए ना? हाँ जी, किसमें आना चाहिए आपके? आप सिर्फ इसे परचेजेस मान रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आपने कोई सामान परचेज करा है तो फिर वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये गुड्स की परचेज हुई ही नहीं। तो परचेज की वजह से ये एक्सपेंस तो बन गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की क्रेडिट साइड पर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करने जाओगे तो वहां ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई परचेज है ही नहीं। तो आपका डेबिट साइड बढ़ा हुआ है और क्रेडिट साइड कम हुआ है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी 15,000 से कम आ रहा है। समझ आई बात ये नहीं? तो आपको क्या करना चाहिए? अपने प्रॉफिट को 15,000 से बढ़ा देना चाहिए। समझ में आती है बात ये नहीं आती? आप इसे लिख देंगे बाई इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, कितने से? 15,000 रुपये से। समझ आई बात ये नहीं आती? अगला पॉइंट आते हैं भाई, ये कहते हैं हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 रुपये एज फ्री सैंपल्स फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 40,000 रुपये के इन्होंने सैंपल्स दिए, लेकिन इन्होंने सैंपल की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सैंपल की जर्नल एंट्री होती क्या है? आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है और उसी के नीचे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आया ना? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्डेड होती है परचेजेस। क्या रिकॉर्डेड होती है? परचेजेस। आपने इसी परचेजेस में से कुछ गुड्स बेचे नहीं, उसे एडवर्टीजमेंट के तौर पर सैंपल की तरह बांट दिया। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं यार अब ये खर्चा ना परचेजेस का खर्चा नहीं है,
ये खर्चा एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे एडवर्टीजमेंट के नाम का एक्सपेंस मान लेते हैं। बताइए हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने इसे ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस मानने से मना किया तो फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे एक्सपेंस मान भी तो लिया। अगर देखा जाए तो एक खर्चा आपने रिड्यूस किया तो उतने से ही आपने दूसरा खर्चा बढ़ा भी दिया। तो अगर देखा जाए, अगर ये एंट्री मैंने नहीं भी डाली तो एक्सपेंस तो उतना ही है ना जितना पहले माना जाना था। बस यहां पर ये क्या हुआ कि परचेज का खर्चा कम ना करके एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो बढ़ाना चाहिए था वो हमने नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस तो अब भी है ही ना। 40,000 का एक्सपेंस या तो परचेज के नाम से मान लो या एडवर्टीजमेंट के नाम से मान लो, खर्चा तो खर्चा ही है, प्रॉफिट तो 40,000 से कम होना ही है ना। तो अगर एंट्री नहीं डली तो गलती तो हुई है, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। आप चाहें तो इस एंट्री को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर लें और आप ना चाहें तो इसे एडजस्ट ना भी करें। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं सर आपने परचेजेस को नहीं घटाया, परचेजेस को ना घटाने का मतलब ज़्यादा एक्सपेंस मान लेना, तो एक्सपेंस बढ़ाया, एक्सपेंस को आपने क्या कर दिया, ज़्यादा मान लिया, परचेजेस को आपने ज़्यादा से एक्सपेंस मान लिया, तो प्रॉफिट बढ़ाइए ज़रा प्लीज़। मैं कहता हूँ बढ़ा लो भाई, सैंपल के नाम से 40,000 रुपये बढ़ा दो, है ना। परचेज ज़्यादा से रिकॉर्ड हो गई ना 40,000 से, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो आप सैंपल के नाम से प्रॉफिट बढ़ा दो। लेकिन फिर आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी तो नहीं माना ना, और अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं माना तो आप खर्चा मानो, और खर्चा मानोगे तो फिर डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू एडवर्टीजमेंट। कितने से? 40,000 से। समझ में आई बात या नहीं आती? तो बताओ फर्क क्या पड़ा, 40,000 से प्रॉफिट बढ़ा, फिर 40,000 से प्रॉफिट कम हो गया। तीसरा पॉइंट, सर इनवॉइसेस थे 2.5 लाख रुपए के जो 27 मार्च को हमें मिल गए, लेकिन उन गुड्स की अभी एंट्री नहीं आई, उन गुड्स को हमने स्टॉक में काउंट नहीं किया। देखो बेटा, इनवॉइस जब आप गुड्स खरीदते हैं ना, तो एक तो आपको गुड्स मिलते हैं और साथ में उसके इनवॉइस मिलते हैं। तो आपको जब गुड्स मिले, मतलब जब आपने परचेजेस की तो आपको इनवॉइस तो मिल गया, तो आपने उसे डेबिट साइड पर परचेजेस तो मान लिया, लेकिन जब वो गुड्स नहीं बिका तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी तो मानना चाहिए उसे, लेकिन आपने उसे अपना क्लोजिंग स्टॉक नहीं माना। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इनवॉइस आ गया 2.5 लाख रुपए के और आपने परचेज मान लिया उसे, यानी डेबिट साइड पे परचेज मान लिया ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में उसे इंक्लूड नहीं किया। अगर कोई चीज क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि आपकी इनकम उस अमाउंट से कम हो गई, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर होता है और क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट बढ़ाता है। और जब आपने क्लोजिंग स्टॉक को 2.5 लाख रुपए से कंसिडर नहीं किया तो आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से कम आ रहा होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे टू स्टॉक इन ट्रांजिट, ये वो स्टॉक है जो कहाँ पर है, ट्रांजिट में, तो इसे भी अपना स्टॉक ही मानो भाई। समझ में आई बात ये नहीं आती? हाँ जी बच्चे, 4th पॉइंट, सर इन मार्च 2020 गुड्स 2 लाख रुपए के बिके थे और डिलीवर भी हो गए। आपने उसे बेच भी दिया और डिलीवर भी कर दिया, लेकिन आपने उन्हें अपनी सेल कब माना? अप्रैल में, अगले साल सेल माना। भाई इस साल की सेल को अगले साल की सेल मानोगे तो इस साल तो प्रॉफिट कम ही होना है। समझ आई बात ये नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, या तो गुड्स आपका बिक गया या फिर गुड्स आपका बच गया, या तो गुड्स बिका हुआ यहां होगा या फिर बचा हुआ यहां होगा, हाँ या ना। आपने क्वेश्चन में क्या कहा, गुड्स बेच दिया आपने और डिलीवर भी कर दिया। अब डिलीवर कर दिया तो तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में तो वो होने से रहा, और फिर वो कहाँ नहीं है तुम्हारी सेल्स में भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा मार्च के अंदर। तो गलती तुम्हारी है, ना सेल्स में रिकॉर्ड हुआ ना क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड हुआ। और एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर कोई आपकी सेल हुई है और आपने उसे अपनी सेल नहीं माना है तो उससे आपका प्रॉफिट कम ही होना है ना भाई। तो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल, 2 लाख। समझ में आई बात ये नहीं आती? लास्ट पॉइंट, सर आपने अपने कुछ गुड्स 75,000 रुपए के सेल और रिटर्न बेसिस पर किसी कस्टमर को भेजे और उसने अब तक आपको अप्रूवल नहीं दी, उसने आपको अप्रूवल नहीं दी। फिर मैं वही वाली बात आपसे कहूंगा कि या तो आपका स्टॉक कहाँ आना चाहिए, सेल्स में, या फिर कहाँ आना चाहिए, स्टॉक में। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने उसको अपना स्टॉक बेचा, इन्होंने कहते हैं ना गुड्स कॉस्टिंग 75,000 रुपए से भेजे गए हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कॉस्ट के ऊपर 33% है, लेकिन उसका अप्रूवल आपको कब मिल रहा है, अप्रैल में, लेकिन आपने उसे अपनी सेल कब मान लिया, मार्च में। अब मुझे एक बात बताओ, आपने उसे सेल कंसिडर कर लिया, जबकि वो क्या बनना चाहिए था आपका, क्लोजिंग स्टॉक क्या बनना चाहिए था।
तो आपको उसे अपनी सेल नहीं मानना चाहिए। सर हमने उसे अपनी सेल मान लिया है, तो सेल को कम करो। सेल कम करने का मतलब है प्रॉफिट कम करना। सेल ऑफ अप्रैल, सर कितनी सेल हुई है? सामान तो 75,000 का है और प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है उसमें? 33%। कितना जुड़ा हुआ है? 33%। अगर आप 75,000 में 33% प्रॉफिट जोड़ोगे तो 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है 25,000। तो 75,000 का 1/3 ऑफ कॉस्ट कितना हो गया? 75,000 आपकी कॉस्ट है और इसका 1/3 कितना हो गया? 25,000 हो गया। यानी आपकी जो सेल है वो कितनी मानी होगी आपने? 75,000 प्लस 25,000, 1 लाख की सेल मानी होगी। इस सेल को कम करो। सर सेल तो कम हो गई, हमने उसे सेल नहीं माना, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो मानना पड़ेगा ना। और क्लोजिंग स्टॉक अगर आप उसे मानेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक मानोगे आप कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? तो यहां पर आप लिख देंगे टू स्टॉक विद कस्टमर। कितना? 75,000। समझ आई बात या नहीं आती? अब आप सही प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा और वो जो एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास कैलकुलेटेड होकर आएगा उसकी अमाउंट होगी 10,40,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है।